हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो अपने चैप्टर 2 यानी कि मानव तंत्र है, उसमें टॉपिक चल रहा था पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। उसका सेकंड पार्ट अपने शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर अपने पढ़ेंगे मुख्य पाचन अंगों के बारे में, उनकी क्रियाओं के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने। तो सबसे पहले अपने मुख गुहा यानी कि बक्कल कैविटी के बाद तो सेकंड पार्ट है इसका ग्रसनी, जिसको कहते हैं फेरिंक्स। अब ये कहाँ पाया जाता है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, उससे पहले अपने एक डायग्राम बना के देखते हैं। अपने बक्कल कैविटी के अंदर देखा था इस तरीके से एक संरचना पाई जाती है, जिसके अंदर अलग अलग यहाँ पे मार्ग होते हैं। एक वायु मार्ग होता है और एक स्पेशल जो मुख मार्ग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अपने, यह श्वास नाल और भोजन नलिका के जो बीच में जो उभयनिष्ठ मार्ग होता है वो होता है, यानी कि कॉमन मार्ग होता है, जहाँ पे वायु भी प्रवेश करती है, यानी जहाँ से वायु भी प्रवेश करेगी और यहाँ से भोजन भी प्रवेश करेगा। ठीक है, हालांकि वायु जो मुख से भी अपने प्राप्त कर सकते हैं और नासा से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इनके बीच जो मिलने वाला कॉमन स्थान है, जो बिल्कुल उभयनिष्ठ मार्ग होता है, वही होती है ग्रसनी। क्या होती है, उसे क्या बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं। ठीक है, अब ग्रसनी का जो अगला भाग होता है यानी कि अग्र भाग, वो श्वास नली से, और पीछे वाला भाग यानी कि पृष्ठीय भाग वो जुड़ा होता है ग्रास नाल से, यानी कि यहाँ से ये खुलता है। ग्रास नाल का ही अपने भोजन नलिका कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, भोजन नलिका ही बोलते हैं। ठीक है, आगे जो अपना टॉपिक यही है। अब देखिए आगे, ग्रसनी को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया, यानी मुख्य रूप से इसकी 3 प्रकार से ग्रसनी पाई जाती है। सबसे पहले नासा ग्रसनी, यानी कि ये वाली जो ग्रसनी दिखाई दे रही है, ये वाला भाग, इसे कहते हैं नासा ग्रसनी, यानी ये वाला जो भाग होता है इसे क्या बोलते हैं, नासा ग्रसनी। ठीक है, और दूसरा जो ये वाला भाग होता है इसे कहते हैं मुख ग्रसनी, यानी कि नेजल फेरिंक्स और ओरल फेरिंक्स। उसके बाद बचा तीसरा यानी कि कंठ ग्रसनी, जिसका एक और नाम भी होता है अधोग्रसनी। ठीक है, कंठ वाला जो भाग होता है, यही वाला भाग, ठीक है, इसे ही कहा जाता है कंठ ग्रसनी। क्या बोलते हैं इसको, कंठ ग्रसनी, यानी कि जो लैंग्स वाले भाग होते हैं, जो कंठ वाले भाग होते हैं, उसमें जो ग्रसनी पाई जाती है वही होती है कंठ ग्रसनी। ठीक है, तो आपको मुख्य रूप से इसमें यही बात याद रखनी है कि जो ग्रसनी है मुख्य रूप से कितने भागों में बांटी गई है, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। इसके बारे में अपने विस्तार से पढ़ेंगे जो श्वसन तंत्र वाला टॉपिक है उसके अंदर। ठीक है, अब अपने आगे देखते हैं ग्रास नाल, यानी जिसको ग्रसिका ही बोलते हैं और भोजन नलिका भी कहा जाता है, यानी कि इसोफेगस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यह सीधा नलिकाकार भाग होता है जो ग्रसनी को अमाशय से जोड़ता है, यानी कि आगे जाके ये जो नलिका भाग होता है, नलिका रूपी भाग, करीबन 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। ये आगे जाके कहाँ पे इसको जोड़ेगी, जो अमाशय वाला भाग होता है वहाँ पे ये इसको जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, इसमें केवल श्लेष्म ग्रंथि पाई जाती है, यानी कि इसकी जो भित्तियाँ होती है वहाँ पे म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती है, जो इसको नम बनाए रखती है, एक प्रकार से लचीला बनाए रखती है, जिसके कारण भोजन आसानी से अमाशय की तरफ गति कर सकता है। उसके बाद सबसे मुख्य बात, ग्रसनी का ये, अगर ग्रसी का कार्य पूछा जाए, ग्रास नाल का कार्य पूछा जाए, तो भोजन को मुख गुहा से यानी कि बक्कल कैविटी से ग्रसनी से होते हुए, क्योंकि ग्रसनी के आगे अगर देखा जाए तो इसका जो एक और मार्ग होता है यहाँ पे, जो इसका अगला भाग होता है, अपने पढ़ा था यहाँ पे कि इसका अगला भाग कहाँ पे खुलता है, श्वास नली में।
और जो इसका पीछे वाला भाग होता है यानी कि पृष्ठीय भाग होता है वो कहाँ खुलता है? भोजन नलिका यानी कि ग्रास नलिका में। ये जो नलिका होती है ये होती है भोजन नलिका, ठीक है। और यहाँ पे श्वास नलिका आगे जाके फिर 2 फेफड़ों में विभक्त हो जाती है। उसके बाद मुख गुहा से कर्मानुकुंचन गति, यानी यहाँ पे सिकुड़ने वाली गति होगी जिसके कारण जो भोजन होगा, भोजन के जो कण होंगे वो नीचे की तरफ क्या करेंगे? गति करेंगे। कहाँ? किसकी तरफ? अमाशय की तरफ। कर्मानुकुंचन गति द्वारा अमाशय तक पहुँचाना इसका कार्य होता है, ठीक है। इसमें स्पेशल तौर पे एक गति का नाम याद रखना है। कर्मानुकुंचन गति के द्वारा अमाशय तक भोजन पहुँचता है। और वो माध्यम कौन सा होता है? वो माध्यम होता है ग्रासनाल, ठीक है। तो इसके अंदर मुख्य रूप से ये जो क्रियाएं हैं ये आपको याद रखनी है, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब पढ़ते हैं अमाशय के बारे में, लेकिन इससे पहले पढ़ने से पहले अपने देख लेते हैं एक विशेष संरचना के बारे में जो पाई जाती है श्वास नलिका और भोजन नलिका के बीच में। तो आइए देखते हैं। इस विशेष संरचना का नाम होता है एपिग्लोटिस यानी कि घाटी ढक्कन। ये कहाँ पाया जाता है? श्वास नली और ग्रासनाल, जिसको अपने क्या बोलते हैं? भोजन नली। भोजन नली के बीच में ये उपस्थित होता है, लेकिन इसकी मुख्य भूमिका कहाँ पे होती है? श्वास नली के ऊपर, ठीक है। कैसे? श्वास नलिका पर जब भोजन के कण, श्वास नलिका पर जब भोजन के कण गुजरते हैं तो यह ढक्कन की तरह बंद होकर भोजन के कणों को श्वास नली में जाने से क्या करता है? रोकता है। श्वास नली में जाने से रोकता है, ठीक है। यानी मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? श्वास नलिका के ऊपर, ठीक है। मुख्य भूमिका कहाँ पे होगी? श्वास नलिका के ऊपर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। अपने आगे वाला भाग श्वास नलिका और पीछे वाला भाग भोजन नलिका, ठीक है। और जैसे ही भोजन के कण गुजरेंगे तो यहाँ पे एपिग्लोटिस जो होगा उसका जो ढक्कन रूपी भाग होगा वो लग जाएगा किसके ऊपर? श्वास नलिका के ऊपर। और जैसे ही ये ढक्कन रूपी भाग इसके ऊपर लगेगा तो भोजन के कण यहाँ से आएंगे ज़रूर, लेकिन श्वास नलिका में नहीं जाएंगे। यहाँ से टकराने के बाद ये भोजन के कण कहाँ पे जाएंगे? भोजन नलिका में। और भोजन नलिका से गुजरते हुए ये पहुँच जाते हैं अमाशय के ऊपर, ठीक है। तो ये एपिग्लोटिस इस तरीके से कार्य करता है। अब अपने आगे देखते हैं अमाशय के बारे में, यानी कि स्टोमक के बारे में, किस प्रकार से ये संरचना पाई जाती है और क्या कार्य करती है। तो अमाशय यानी कि स्टोमक, यह आहार नाल का सबसे चौड़ी संरचना होती है, जिसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है? जे आकार की, ठीक है। यानी इस तरीके से इसकी संरचना पाई जाती है। ये हमने पहले बनाया था। उसके बाद जो भोजन नलिका यानी कि ग्रासनाल और ग्रहणी के बीच में पाई जाती है, ये इसका भाग क्या होता है? भोजन नलिका। और यहाँ पे जो इसका भाग होता है ये वाला, ये है ग्रहणी, ठीक है। उसके बाद में अमाशय में भोजन 4 से 5 घंटे रुकता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका मंथन होता है। जैसे अपने मिक्सी के अंदर, ग्राइंडर के अंदर पूरी तरीके से उसको घोला जाता है, वैसे ही यहाँ पे भोजन को पूरी तरीके से इसका मिक्सर किया जाता है, यानी कि मंथन किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर पाया जाता है एक अम्ल जिसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
पाचन जो प्रक्रिया होगी उसके अंदर पढ़ेंगे, किस प्रकार से भोजन पहले क्षारीय माध्यम में होता है, उसके बाद में जैसे ही अमाशय में आएगा तो ये अम्ल क्या करेगा, ये भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान कर देगा। और ये अम्लीय माध्यम प्रदान होने के बाद जो भोजन होता है वो हानिकारक जीवाणुओं, क्योंकि भोजन के साथ में हानिकारक जीवाणु भी आते हैं, अगर वो लार के कारण नष्ट नहीं होते तो वो नष्ट हो जाते हैं किस अम्ल के प्रभाव के कारण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव के कारण। उसके बाद में अमाशय का जो भोजन का जो पाचन होता है अमाशय में, वो विशेष तौर पे कायम कहलाता है। अगली इम्पोर्टेंट बात तो यही है कि यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न पूरी तरीके से बन सकता है। जैसे यहाँ पे घंटी ढक्कन वाले में आपको याद रखना है कि कौन सी संरचना श्वास नलिका भोजन नलिका के बीच में पाई जाती है, जो भोजन के कणों को श्वास नली में यानी फेफड़ों में जाने से रोकती है, यानी कि एपिग्लोटिस। और यहाँ पे अमाशय में भोजन का पाचन क्या कहलाता है, कायम कहलाता है। जबकि इससे पहले अपने मुख्य गुहा में पढ़ा था, जहाँ पे आपको ये बात बतानी थी कि मुख्य गुहा में जो भोजन का पाचन होता है उसे बोलस कहते हैं। क्या बोलते हैं भी, बोलस, क्योंकि वहाँ पे लार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए मुख्य गुहा में भोजन का जो पाचन होता है वो क्या कहलाता है, बोलस कहलाता है। यानी मुख के द्वारा अपने क्या करते हैं, बोलते ही हैं, तो बोलने से अपने बोलस नाम याद रख सकते हैं। बोलस का वैसे मतलब ये होता है, कोई भोजन का जो टुकड़ा होता है ना वो लस लसा या चीकना हो जाता है, और उसी विशेष प्रक्रिया को कहा जाता है बोलस। क्या कहते हैं, बोलस। उसके बाद में अगर बात की जाए प्रोटीन की, तो प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन जिस भाग में होता है वो होता है अमाशय। किस में होता है, अमाशय। तो यहाँ पे भी 1 नंबर का विशेष प्रश्न बन जाता है कि पाचन तंत्र के किस भाग के अंदर प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन होता है। किसकी बात हो रही है, प्रोटीन की। ठीक है। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अलावा अमाशय में पाया जाता है जठर रस। क्या पाया जाता है, जठर रस, जो ये भी अम्लीय प्रकृति का होता है। ये भी क्या होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है, जो रंगहीन चिपचिपा पदार्थ होता है। इसकी पीएच की बात की जाए तो लगभग 1.3 से 1.8 होती है, वो इसकी पीएच होती है। पीएच के बारे में अपने अम्ल क्षार वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, उस चैप्टर में पढ़ेंगे किस प्रकार से कार्य करती है। उसके बाद जठर रस अमाशय के पाइलोरिक भाग से स्रावित होता है। अब ये भाग कौन सा होता है, ये अपने अभी पढ़ते हैं कि अमाशय में मुख्य रूप से 3 भाग पाए जाते हैं। कितने भाग पाए जाते हैं, 3 भाग। कौन कौन से, सबसे पहले वाला भाग जिसको बोलते हैं जठर आगम भाग, जठर आगम भाग यानी कि कार्डियक। ठीक है। दूसरा इसका भाग जिसको अपने बोलते हैं फंडिस भाग, जो अमाशय का लगभग 80% भाग बनाता है। तीसरा जो भाग होता है जिसको बोलते हैं जठर निर्गम भाग, यानी कि पाइलोरिक भाग। तो लगभग जठर रस का स्त्रावण होता है वो इसी भाग से होता है जिसको बोलते हैं जठर निर्गम भाग। अब अपने डायग्राम में देख लेते हैं, जो जठर आगम भाग होता है ये होता है भोजन नलिका और अमाशय के बीच में। यानी यहाँ पे जो ये भाग होता है, ये वाला भाग, ये इतना भाग कहलाता है जठर आगम यानी कि कार्डियक भाग। ठीक है। यानी यहाँ पे भी कपाट पाए जाते हैं जिसको अपने अवरोधनी भी कहते हैं। ये कपाट क्या करते हैं, जो मथा हुआ जो भोजन होता है उसको वापस भोजन नलिका में जाने से रोकते हैं। ठीक है। उसके बाद में फंडिस भाग और जठर निर्गम भाग। तो अपने ये देखते हैं पाइलोरिक भाग, जो इसका ये वाला भाग होता है यानी कि अमाशय और ग्रहणी के जो बीच वाला भाग होता है, ये भाग ये कहलाता है पाइलोरिक भाग यानी कि जठर निर्गम भाग। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, मथा हुआ भोजन ग्रहणी में जाने से रोकता है, क्योंकि यहाँ पे
पूरी तरीके से जो मुख्य रूप से प्रोटीन का पाचन होता है उसके होने के बाद ही भोजन को आगे भेजा जाता है। ठीक है, उसके बाद में फंडिस भाग, जो इसका ये बीच वाला भाग बच गया, ये वाला भाग, इसे कहते हैं फंडिस भाग। यानी इसी भाग के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन का पाचन होता है, सबसे ज़्यादा भोजन को मथा जाता है, 4 से 5 घंटे यहाँ पे भोजन रहता है, और यहाँ पे भोजन के पाचन को क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। ठीक है, और अगर बात की जाए यहाँ पे कौन कौन से कपाट पाए जाते हैं, तो इस कपाट को कहा जाता है कार्डियक कपाट, जो मथे हुए भोजन को वापस भोजन नलिका में नहीं जाने देता। ठीक है, एक अपने बुक में लिख रखा है, इसको कहा जाता है जठर आगम अवरोधनी। अवरोधनी कोई कपाट बोलते हैं जो दरवाजे की तरह काम करती है। ठीक है, स्पाइन कर। उसके बाद में जठर निर्गम यानी कि इसको बोलते हैं पाइलोरिक कपाट, जिसको अपने जठर निर्गम अवरोधनी भी कहते हैं। तो यहाँ से निश्चित तौर पे 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। 2 नंबर का प्रश्न ये बनता है कि अमाशय के मुख्य भागों के बारे में उसके जो नाम है वो लिखिए। खाली नाम पूछ लेते हैं 2 नंबर के, साथ में संरचना के बारे में पूछ लेते हैं कि अमाशय की संरचना किस प्रकार से होती है। ठीक है, अब इसके बाद अपने ये देखते हैं कि जठर रस के अंदर कौन कौन से अम्ल, ये अम्लीय पदार्थ होते हैं, लेकिन कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, हालांकि इन एंजाइमों के बारे में अपने आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे इसमें पेप्सिनोजन, रेनिन, वो एंजाइम जिसका निर्माण नवजात शिशु जो होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनमें होता है। कारण क्या होता है ये अपने आगे बताएंगे कि किस प्रकार से दूध के पाचन में सहायता करते हैं। उसके बाद लाइपेज। ठीक है, यानी जठर रस के अंदर जो अम्लीय प्रकृति का होता है उसमें मुख्य रूप से पेप्सिनोजन, रेनिन और लाइपेज एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन कहाँ पे होता है, अमाशय में होता है। और जठर रस का क्या रोल होता है, जठर रस का ये रोल होता है कि ये जो पेप्सिनोजन होता है, पेप्सिनोजन एंजाइम होता है। ठीक है, और अगर देखा जाए तो ये निष्क्रिय एंजाइम होता है। क्या होता है, निष्क्रिय एंजाइम, और इसको एक्टिवेट, इसको सक्रिय करने का जो कार्य करता है वो करता है जठर रस। यानी जठर रस जैसे ही इस एंजाइम के साथ में कार्य करेगा तो ये पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा और ये सक्रिय होकर पेप्सिन नामक एंजाइम बनाएगा। कौन सा एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम। ये नाम आप याद रखना, ये आगे अपने एंजाइमों के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसमें ये नाम आएगा कि पेप्सिन जो होता है वो किसका पाचन करता है, प्रोटीन का। ठीक है, यही कारण है कि सर्वाधिक जो प्रोटीन का पाचन होता है वो किस भाग में होता है, अमाशय में, यानी कि स्टोमक में। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं बढ़िया तरीके से, और बेहतर ये होगा कि स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि इसकी हर एक बात आपके बार बार रिपीट करो तो समझ में आ जाए। आगे देखते हैं छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, लेकिन इससे पहले अपने अमाशय के कुछ 2 ऐसे तथ्य हैं यानी कि जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि अमाशय में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये कौन सी कोशिकाओं से स्रावित होता है, तो वो कोशिकाएं होती हैं ऑक्सेंटिक। कौन सी कोशिकाएं होती है, ऑक्सेंटिक, जिसको कहते हैं अम्लजन, यानी जो अम्ल को जन्म देती है यानी कि अम्ल पैदा करती है। कौन सा अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ऑक्सेंटिक यानी कि अम्लजन कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। ये बात आपको याद रखनी है, यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न बिल्कुल पूरी तरीके से बन सकता है। अम्लजन कोशिकाओं से स्रावित होता है।
स्रावित होता है। एक अपने कारण, कई बार कारण पूछ लेते हैं कि अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है, परंतु ये अमाशय को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता? क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रकार से प्रबल अम्ल माना जाता है जो भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, लेकिन ये डैमेज क्यों नहीं होता इस अम्ल के प्रभाव से? तो उसका मुख्य कारण होता है अमाशय की जो आंतरिक भित्ति होती है, आंतरिक भित्ति पर म्यूकस यानी कि श्लेष्मा पदार्थ की परत पाई जाती है, जिससे इस अम्ल का प्रभाव अमाशय की दीवारों पर नहीं पड़ता। ठीक है, ये इसका मुख्य कारण है कि श्लेष्मा जो परत होती है, आंतरिक परत, वो सुरक्षा प्रदान करती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव से। ठीक है, तो ये दो बातें आपको याद रखनी है जहाँ से निश्चित तौर पे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिए छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो यहाँ पे दो भाग बच जाते हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत, जिसमें अपने छोटी आंत के बारे में पढ़ते हैं। इस भाग के द्वारा भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है भी। ठीक है, एक अपने प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन अमाशय में, जबकि भोजन का सर्वाधिक पाचन वो इसी भाग के अंदर। ठीक है, और अवशोषण भी कहाँ पे होता है? इसी भाग में होता है। इसका व्यास तो कम होगा, लेकिन इसकी लंबाई क्या होगी? ज़्यादा होगी। लंबाई इसकी कितनी होती है? इसकी लंबाई होती है लगभग 7 मीटर। ठीक है, 7 मीटर इसकी लंबाई होती है। अब फर्क क्या होता है कि यहाँ पे इसका व्यास कम होता है, जबकि बड़ी आंत का व्यास क्या होता है? ज़्यादा होता है। मुख्य कारण यही है कि छोटी आंत को छोटी आंत इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका व्यास क्या होता है? कम। व्यास क्या होता है? जैसे ये अपने ये भाग होता है, अपने वर्त पढ़ते हैं मैथ के अंदर, तो यहाँ पे इसका जो ये बीच वाला भाग हो, ये व्यास हो गया। ठीक है, अगर ये व्यास इसका कम है, भले ही लंबाई इसकी 7 मीटर है, तो लंबाई ज़्यादा होने के कारण इसको लंबी आंत नहीं बोल सकते, बल्कि यहाँ पे इसका व्यास कम है, और व्यास कम होने के कारण इसको क्या बोलते हैं? छोटी आंत बोलते हैं। जबकि बड़ी आंत का जो व्यास होता है, जो बीच वाला भाग होता है, वो बड़ा होता है, चौड़ा होता है, इसलिए उसको कहा जाता है बड़ी आंत। ठीक है, तो ये अंतर आपको निश्चित तौर पे याद रखना है। कई बार कन्फ्यूज़न सबसे ज़्यादा इसमें होता है, कई बार प्रश्न बन भी जाते हैं और अपने ऑफलाइन कक्षाओं में पूछ भी लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये डिफरेंस याद होना चाहिए कि यहाँ पे व्यास कम होता है लेकिन लंबाई ज़्यादा होती है। व्यास कम होने के कारण इसको क्या बोलते हैं? छोटी आंत। जबकि बड़ी आंत में व्यास ज़्यादा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं बड़ी आंत। ठीक है, लंबाई का यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता है। अब उसके बाद देखिए कि छोटी आंत में मुख्य रूप से कितने भाग पाए जाते हैं? 3 भाग पाए जाते हैं। सबसे पहला भाग ग्रहणी यानी कि ड्यूडेनम। इस भाग के अंदर ये भाग भले ही छोटा होता है, लेकिन यहाँ पे सर्वाधिक पाचन क्रिया होती है। तो आपको अगला प्रश्न ये याद रखना है कि छोटी आंत के किस भाग के अंदर भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है? तो उसका जवाब होगा ग्रहणी यानी कि ड्यूडेनम। ठीक है, इसमें मुख्य भूमिका कौन निभाते हैं? पितरस। ठीक है, पितरस और अग्नाशी रस, जब ये दोनों रस आपस में मिलते हैं तो वहाँ पे भोजन का क्या होगा? सर्वाधिक पाचन हो जाएगा। ठीक है, पितरस के बारे में अपने देखा जाए तो पितरस लीवर के द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा होता है? लीवर के द्वारा। और लीवर में एक भाग ऐसा भी होता है जो पितरस को इकट्ठा करता है, जिसको बोलते हैं पित्ताशय। अपने डायग्राम में देखा था और आगे भी देखेंगे।
और ये क्या करेगा, भोजन के पाचन में सहायता करेगा। इसमें कुछ वर्णक भी पाए जाते हैं, जैसे बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, ये वर्णक पाए जाते हैं। और यकृत पालिकाएं यानी कि छोटी छोटी कोशिकाएं होती है यकृत के अंदर, जो क्या स्रावित करती है, पित्तरस को स्रावित करती है। ठीक है, तो इसके बारे में अपने पढ़ेंगे। जब लीवर के बारे में पढ़ेंगे तब देखेंगे कि पित्तरस भोजन के पाचन में किस प्रकार सहायता करता है। उसके बाद इसका अगला पार्ट आता है अगर शुद्धांतर, जिसको अपने मध्यांतर या फिर जेजुनम भी कहा जाता है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, तो इस भाग के अंदर क्या होता है, यह छोटी आंत का बीच वाला यानी कि मध्य भाग होता है। इसमें पाई जाती है एंटेरोसाइट्स यानी कि आंत्र कोशिकाएं। ये आंत्र कोशिकाएं पचे हुए भोजन का अवशोषण कर देती है। यानी कि इस भाग के अंदर जैसे अपने ये बीच वाला भाग होता है, तो यहाँ पे अंगुली नुमा भाग पाए जाते हैं, जिसको अपने रसांकुर, माइक्रोविलाई बोलते हैं। और इनमें ही ये आंत्र कोशिकाएं होती है जो पचे हुए भोजन का क्या कर देती है, अवशोषण कर देती है। यानी जो आवश्यक पदार्थ चाहिए होते हैं, पोषक तत्व चाहिए होते हैं, वो इस भाग के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है क्षुधांतर यानी कि इलियम, वो भाग जो छोटी आंत का लास्ट वाला यानी कि अंतिम भाग होता है, जो कहाँ खुलता है, बड़ी आंत के अंदर खुलता है। ठीक है, ये बड़ी आंत के अंदर खुलेगा और ये अंतिम भाग बड़ी आंत के अंदर खुलेगा, यानी सिकम भाग से जुड़ा होता है, ये अपने आगे पढ़ेंगे। तो अंतिम जो भाग होता है इसका, वो क्या कहलाता है, क्षुधांतर यानी कि इलियम कहलाता है। और यहाँ पे पचे हुए भोजन का सर्वाधिक अवशोषण, अगली बात आपको याद रखनी है कि पचे हुए भोजन का सर्वाधिक अवशोषण किस भाग में होता है, होगा छोटी आंत में ही, लेकिन छोटी आंत के किस भाग में, इलियम भाग के अंदर यानी कि क्षुधांतर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे किसका अवशोषण होता है, जो बाइल साल्ट होते हैं यानी कि पित्त लवण, उसके अलावा जो विटामिन्स होते हैं, मुख्य पोषक तत्व होता है विटामिन, इन विटामिन्स का जो अवशोषण होता है वो कहाँ पे होता है, इसी भाग के अंदर होता है, इलियम भाग में। जैसे अपने विटामिन ए, डी, ई और के। ठीक है, ये विटामिन मुख्य रूप से अवशोषित किए जाते हैं किसके अंदर, इलियम के अंदर। ठीक है, तो आप ये मुख्य बातें आपको याद रखनी है। पहली हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वाली, दूसरी अमाशय की जो दीवार होती है वो क्यों नहीं गलती है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव से। ठीक है, उसके बाद छोटी आंत के 3 पार्ट, यहाँ पे एक अगर देखा जाए तो एक तर्क रूपी प्रश्न बन जाता है कि यहाँ पे छोटी आंत छोटी क्यों होती है, बड़ी आंत बड़ी क्यों होती है, कारण व्यास कम व्यास ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद सर्वाधिक पाचन कहाँ पे होता है, ग्रैनी में। उसके बाद अगर बात की जाए तो आंत्र कोशिकाएं किसका भाग होती है, मध्य आंत यानी कि अगर शुद्धांतर मध्यांतर का। ठीक है, और पचे हुए भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ पे होगा, इलियम के अंदर होगा। तो आप ये डिनोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अपने आगे देखते हैं बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, जो इसका अंतिम भाग होता है आहार नाल का। तो इस भाग का जो व्यास होता है वो क्या होता है, अधिक होता है, जबकि उसका व्यास क्या था, छोटी आंत का कम था। इसकी लंबाई होती है 1.3 या फिर 1.5 मीटर के आसपास। और इस भाग के अंदर जीवाणु पाए जाते हैं, लाभदायक जीवाणु। और ये जीवाणु क्या करेंगे, किण्वन क्रिया यानी कि फर्मेंटेशन करेंगे। और फर्मेंटेशन क्रिया के दौरान, किण्वन क्रिया के दौरान अपचित भोजन का निर्माण होता है। यानी कि जो पचा हुआ भोजन है उसका बचा हुआ अवशेष जो होता है उसे कहते हैं अपचित भोजन। तो उस भोजन का निर्माण करने के बाद में इस भाग के अंदर देखा जाए तो यहाँ पे पाचन संबंधी कोई भी क्रिया नहीं होती है। यहाँ पे केवल सर्वाधिक जल और जो खनिज लवण होते हैं आवश्यक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, जो ये आवश्यक खनिज लवण होते हैं उनका अवशोषण किस भाग के अंदर होता है, बड़ी आंत के अंदर होता है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होगा। उसके बाद इसमें पाए जाते हैं इसके 3 भाग। ठीक है, यानी कि बड़ी आंत में इसके 3 भाग पाए जाते हैं। इस तरीके से आप ये बड़ी आंत बना सकते हैं।
बार बार अभ्यास करेंगे तो यहाँ पे ये जो संरचना है ये आसानी से आप लोग बना सकते हैं। इस तरीके से ये इसका बड़ा भाग पाया जाता है। अब देखिए इसके जो 3 पार्ट होते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला भाग होता है अंधनाल, क्योंकि यहाँ आपने देखा था कि छोटी आंत होती है और ये छोटी आंत क्या करती है, इसका जो अंतिम भाग इलियम होता है ये इस भाग से जुड़ जाता है, ठीक है। और इस सम्मिलित भाग को कहा जाता है सिक्कम यानी कि अंधनाल। इसको क्या बोलेंगे, सिक्कम बोलेंगे यानी कि अंधनाल। शाकाहारी जो जानवर होते हैं गाय भैंस उनमें ये सिक्कम बड़ी होती है, ठीक है, जबकि अपने जो सिक्कम होती है वो छोटी होती है, क्योंकि अपने सेलुलोज का जो पाचन होता है जितनी आवश्यक मात्रा होती है उतनी कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। जबकि इन शाकाहारी जीवों को सर्वाधिक सेलुलोज की आवश्यकता भी होती है, उसका पाचन भी जरूरी होता है, इसलिए उनकी अंधनाल क्या होती है, बड़ी होती है। उसके बाद में यह छोटी आंत और बड़ी आंत के मिलने का स्थान होता है, यानी कि यहाँ पे छोटी आंत मिल गई और यहाँ पे बड़ी आंत जो होती है मिलने का स्थान क्या कहलाता है, सिक्कम कहलाता है। और सिक्कम के पास में नलिका रूपी भाग जिसको बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स यानी कि परिशोषिका। यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि मानव में पाए जाने वाले कोई 2 अवशेषी अंग या कोई एक मुख्य अवशेषी अंग का नाम बताइए, तो यहाँ पे आप लोग वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स यानी परिशोषिका का नाम याद रख सकते हैं। अगला जो परिशोषी अंग अपने बात करें तो वो अक्कलदाढ़ होती है, यानी कि विजडम टीथ होता है, पीछे वाला भाग जो होता है ना दांत का, पीछे वाले दांत पाए जाते हैं वो होते हैं अक्कलदाढ़, और वो भी एक प्रकार से अवशेषी अंग के रूप में कार्य करती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसके 3 जो पार्ट है उसमें से पहला पार्ट अपने सिक्कम देख लिया। उसके बाद दूसरा पार्ट होता है इसका कोलन। क्या होता है, कोलन होता है। और कोलन के अंदर इसमें सिक्कम का जो अगला भाग होता है यानी कि ये वाला भाग, जो ये वाला भाग होता है ये कहलाता है कोलन, ठीक है। और सिक्कम का जो अगला भाग कोलन होता है जो उल्टे यू आकार में होता है। अगर देखा जाए तो ये अपने यू आकार है, उल्टे आकार है, ठीक है। और इसके जो 4 पार्ट होते हैं कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। इसके 4 भाग होते हैं। सबसे पहले ये वाला भाग जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये वाला भाग, इसे बोलते हैं आरोही कोलन। क्या बोलते हैं इसको, इस पहले भाग को कहते हैं आरोही कोलन, ठीक है। अब जो ये वाला भाग जो यहाँ से लेकर यहाँ तक पाया जाता है, ये वाला भाग, इसे कहते हैं अनुप्रस्थ कोलन। क्या बोलते हैं इसको, अनुप्रस्थ कोलन बोलते हैं, ठीक है। और ये इसका भाग जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा है, जो नीचे से ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, इस भाग को कहा जाता है, इसका ठीक अपोजिट, अवरोही कोलन। अवरोही कोलन। तो कोलन के कितने पार्ट हुए, पहला पार्ट आरोही कोलन, दूसरा पार्ट अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्स कोलन, ये असेंडिंग ये डिसेंडिंग, ठीक है। अवरोही कोलन तीसरा पार्ट, और चौथा जो ये वाला भाग होता है इसका, ये वाला भाग जो यहाँ पे इसको ऐसे शेप देता है एक एस आकार में, इसको बोलते हैं सिग्माकार या फिर सिग्मोइड कोलन। तो कोलन के कितने पार्ट हुए, 4 पार्ट हुए। पहला आरोही, दूसरा अनुप्रस्थ, तीसरा अवरोही और चौथा सिग्माकार। अगर पूछ ले कि बड़ी आंत के अंदर जो कोलन होते हैं उसके प्रकारों के बारे में, उसके जो नाम होते हैं वो लिखिए, तो आपको ये नाम लिखने हैं आरोही कोलन, इसका पहला पार्ट, दूसरा अनुप्रस्थ, तीसरा अवरोही और चौथा सिग्मोइड यानी कि सिग्माकार कोलन, ठीक है। इसकी जो लंबाई होती है वो भी होती है अलग अलग। जैसे इसकी बात करें तो 15 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, नलिका रूपी भाग होते ही। और इसकी लंबाई अगर बात करें तो अपने 50 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है।
इसकी होती है 25 सेंटीमीटर, जबकि इसकी होती है 40 सेंटीमीटर। ये अलग अलग इसके लंबाई होती है और ये सब सारे के सारे भाग मिलके कॉलम भाग का निर्माण करते हैं, जो लगभग बड़ी आंत का मुख्य रूप से ये भाग होता है। ठीक है, बड़ी आंत में जो अवशेषी भाग होता है वो अपने यहाँ पे देख लिया, ये है परिशोषिका यानी कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अब बचता है आहार नाल का सबसे अंतिम पार्ट, जहाँ से जो बिना पचा हुआ भोजन होता है उसको त्यागा जाता है, बाहर निकाला जाता है, वो होता है रेक्टम यानी कि मलाशय। बड़ी आंत का अंतिम भाग जहाँ पे अपशिष्ट पदार्थ यानी कि मल को शरीर से बाहर त्यागा जाता है, निपटान किया जाता है। ठीक है, और इसमें नलिका रूपी भाग को गुदानाल बोलते हैं, यानी कि ये जो पार्ट बच गए ये हो गया मलाशय, और मलाशय का जो ये नलिका रूपी भाग ये वाला लगभग 3 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, ये इसका भाग कहलाता है गुदानाल यानी कि एनस कैनाल। ठीक है, और नलिका रूपी भाग को क्या बोलेंगे, गुदानाल कहते हैं। और इसमें कुछ पेशियाँ पाई जाती है, स्पाइन कटर्स पाए जाते हैं, और ये पेशियाँ क्या करती है, अंतः और बहिः सवर्णी पेशियाँ पाई जाती है, और ये क्या करेंगी, मल को शरीर से बाहर निकालने का जो कार्य होती है उस कार्य को कंट्रोल करने का जो विशेष रूप से काम होता है वो किसके द्वारा होता है, अंतः एवं बहिः सवर्णी पेशियों के द्वारा। ठीक है, तो ये सारे के सारे पार्ट जो अपने किसके अंदर आते हैं, पाचन तंत्र के अंदर आते हैं। तो ठीक है, आज ये पे मैं अपने यहीं पे विराम देते हैं। उसके बाद अपने पढ़ेंगे अगले जो पार्ट है अगले वीडियो के अंदर पाचक एंजाइमों के बारे में, कुछ पाचक ग्रंथियों के बारे में, और किस प्रकार से पाचन क्रिया होती है मनुष्य के अंदर, वो अपने पढ़ेंगे इसके तीसरे पार्ट के अंदर। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब बारी उन 2 प्रश्नों की जो आपसे पूछे गए थे लास्ट क्लास के अंदर। सबसे पहला प्रश्न ये था कि मांसाहारी जीवों में सर्वाधिक कौन से दांत विकसित होते हैं, तो इसका सही जवाब है रत्नक दांत, यानी कि कैनाइन जो दांत होते हैं वो इन जीवों में सर्वाधिक विकसित होते हैं, जो अपने शिकार को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। उसके अलावा भी आपको 4 प्रकार के दांत बताए थे, जैसे कृंतक यानी कि इंसिजियर, रत्नक यानी कि कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये 4 प्रकार के दांत प्रत्येक प्राणियों में पाए जाते हैं, और वो जीवों में जो संरचनाएं जो होती है इन दांतों की अलग अलग होती है। तो इसका सही जवाब क्या था, रत्नक यानी कि कैनाइन दांत। अगला प्रश्न जो आपसे यह पूछा गया था कि आंसुओं में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो इसका सही जवाब है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम वो एंजाइम होता है जो लार के अलावा आंसुओं में भी पाया जाता है। इसलिए प्रत्येक प्राणी जो नेत्रों में जो आंसू होते हैं, जो भावनाओं के दौरान बहते हैं, तो उन भावनाओं के साथ साथ इन आंसुओं में सोडियम क्लोराइड भी पाया जाता है और लाइसोजाइम एंजाइम भी पाया जाता है, जो हानिकारक जीवाणुओं से नेत्रों की सुरक्षा करता है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। ये जो आज का टॉपिक है ये भी आपके समझ में आया होगा। बार बार इसको रिपीट करके देखें, बार बार जो डायग्राम होता है टॉपिक से संबंधित उसका भी अभ्यास करें, और जितना हो सके कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप लोग क्लास देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो अपने व्यू के साथ साथ में लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और जितना हो सके सब्सक्राइब भी कीजिए। तो अपने मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए टॉपिक के अंदर जो अपने संबंधित होगा पाचन तंत्र से ही। और तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अध्ययन करते रहें। टेक केयर।